Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities. Dear students, this is the lecture number 3.1. In this lecture, we discuss the methods of PI. जब हम किसी प्रॉब्लम का, किसी क्वेश्चन का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो सॉल्यूशन दो पार्टों में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के तरीके सीखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन उस सॉल्यूशन में जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसमें कभी भी कोई कांस्टेंट नहीं आता, यानी वो पर्टिकुलर वैल्यू पर सॉल्यूशन आता है। तो स्टूडेंट हमारे पास कोई भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो इस फॉर्म में होती है, ए नोट डी टू द पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू अप टू ए एन वाई इक्वल्स टू आर एक्स। दिस इज द फंक्शन ऑफ डी। इस पूरी इक्वेशन को मैंने फंक्शन ऑफ डी कहा है, यानी ये फंक्शन ऑफ डी हो गया है। फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू आर एक्स हो जाता है। और यदि यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल दें तो 1/fd, यानी fd इज द डिफरेंशिएशन एंड 1/fd इज एंटी डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी rx जो फंक्शन होता है हम यहाँ पर उसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन करने का तरीका होगा और इस फंक्शन को rx को इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद जो y है, y यानी उसी को मैं PI कह रहा हूँ। PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है 1/fd इंटू आर एक्स। और आर एक्स क्या है, आर एक्स इज यानी फंक्शन ऑफ x, कोई भी फंक्शन x का हो सकता है जिसके लिए हम ये इंटीग्रेशन करेंगे, जिसके लिए हमें ये इंटीग्रेशन करना है। अब चूंकि आर एक्स यानी फंक्शन ऑफ x है, कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, तो इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनों को अलग अलग सेग्रीगेट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ये लेकर के चला हूँ कि मेरा जो आर एक्स है वो ई टू दी पावर ए एक्स है। पहला फंक्शन हम ये लेकर के चल रहे हैं कि जो आर एक्स है वो ई टू दी पावर ए एक्स है। ए कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट जो ए है वो कोई कांस्टेंट है और जो आर एक्स है वो ई टू दी पावर ए एक्स है। तो क्या करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल करने के लिए कि 1/fd इंटू ए एक्स, 1/fd इंटू ए एक्स, हमें कुछ नहीं करना, केवल d की जगह पर a रखना है। जैसे ही हम d की जगह a रखते हैं तो e टू दी पावर ए एक्स यानी e टू दी पावर के लिए इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब आप फंक्शन में d की जगह a रख रहे हैं तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए नीचे वाला पार्ट 0 हो जाता है तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम d की जगह a रख क्यों रहे हैं, तो इसका कारण ये है स्टूडेंट, इसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए d माइनस अल्फ़ा वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स। आपके पास एक प्रॉब्लम है, यदि आप यहाँ से y देखें तो 1/d माइनस अल्फ़ा ई टू दी पावर ए एक्स होता है। मैंने अभी आपको ये समझाया कि आपको d की जगह a रखना होता है, यानी ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। यानी ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसको भी समझते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एल्फ़ा वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स। अगर मैं इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है ई टू दी पावर माइनस एल्फ़ा एक्स और y इंटू ई टू दी पावर माइनस एल्फ़ा एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर में माइनस एल्फ़ा एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स एंड डी एक्स। तो देखिए स्टूडेंट ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए माइनस अल्फ़ा एक्स और डी एक्स। और जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ई टू दी पावर ए माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स अपॉन में ए माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। चूँकि इधर y इक्वल्स टू माइनस के अल्फ़ा एक्स चल रहा है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा अल्फ़ा वाला पार्ट, तो ये फिर से वही ए एक्स आ जाएगा, यानी केवल d की जगह पर देखिए a आया है। तो यानी ये इतना लंबा जो प्रोसेस है
हम इसको ना करें, इससे बचने के लिए ही हम डी की जगह पर ए रख देते हैं। यानी इतना बड़ा प्रोसेस हमें करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, हमने केवल ये पढ़ लिया है कि हमें डी की जगह ए रखना है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ डी में जब ए रखा जाएगा तो वो जीरो ना हो। अगर वो जीरो हो जाता है तो इसे केस ऑफ फेलियर कहा जाता है। इसको भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो अभी मैं आपके सामने केवल वो प्रॉब्लम रख रहा हूँ जिसमें जीरो नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। इस प्रॉब्लम का अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, जैसा कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पढ़ा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद मेरे दो रूट आए, m इक्वस टू -2 एंड m इक्वस टू -3। तो मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद मुझे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मुझे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए, यानी मेरे पास पी आई इक्वस टू 1/ft इंटू ए एक्स हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ए की जगह कौन है, केवल 4, ए की जगह 4 है। मुझे इस पूरे फंक्शन में ए की जगह पर क्या रखना है, मुझे ए की जगह डी की जगह ए रखना है। तो जब मैं फंक्शन में डी की जगह ए रखूँगा तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने देख लिया जीरो नहीं है। तो यानी देखिए यहाँ पर आप, मैंने क्या किया कि जहाँ जहाँ पर डी आया था उसकी जगह मैंने 4 रख दिया है। और 4 रखने के बाद जब मैंने उसका सॉल्यूशन किया तो मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया है 42, यानी e⁴x अपॉन 42। तो ये मेरे पास पी आई आ गया है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, यानी मैंने अपना सी एफ लिखा और प्लस उसके बाद मैंने अपना पी आई लिखा, दोनों का सम कर दिया है और दोनों का सम ही मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट्स, d⁴ + 1y इक्वल्स टू e⁴2x। फिर से मैंने पहले एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकाले। रूट्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो दोनों तरफ क्यूब आ रहा था, बीच में प्लस था। तो डेफिनेशन होती है a³ + b³, यानी a + b इंटू a² माइनस ab + b²। तो उसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए मैंने उसके रूट्स फाइंड किए। रूट्स अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में आ गए, यानी जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में हैं। और जब मेरे रूट्स इस फॉर्म में होते हैं, इमेजनरी होते हैं, तो जो सी एफ लिखने का तरीका होता है वो e⁴ इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x हो जाता है। अब अल्फ़ा की जगह पे अगर मैं देखूं तो अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पर 1/2 हो गया है और बीटा की जगह पर √3/2 हो गया है। तो इन्हीं वैल्यू को यूज़ करते हुए मैंने अपना सी एफ लिख दिया है। तो ये मेरा सी एफ आ गया है। अब चूँकि मैं तो पी आई के मेथड्स पढ़ रहा हूँ, पी आई के मेथड्स के लिए मैं देखूँ, मुझे डी की जगह पर 2 रखना है। तो जहाँ भी डी आया उसकी जगह मैंने 2 रख दिया क्योंकि वो जीरो नहीं हो रहा है, जिससे कि मेरा सॉल्यूशन निकल गया है। तो इस तरीके से हम सी एफ प्लस पी आई बना के अपना कंप्लीट सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब स्टूडेंट ये तो ठीक है, e⁴ax की डेफिनेशन मैंने पढ़ ली है जिसमें d की जगह पर a रखा जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ अलग फंक्शन आएगा तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक अलग फंक्शन लिया, यानी इसमें देखिए मैंने e⁴ के साथ साथ एक कांस्टेंट भी रखा। अब इस कांस्टेंट में आप देखिएगा कि जो कांस्टेंट मैं यहाँ ले रहा हूँ वो कांस्टेंट 5 है। अब इस 5 कांस्टेंट में मुझे यही करना था कि e⁴ के लिए मेरे पास डेफिनेशन है, बाकी के लिए नहीं है। तो मैंने 5 के साथ देखिए क्या किया, 5 का मल्टीपल बना दिया है e⁴0x, यानी ये e⁴ax हो गया है। यानी यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा a बराबर 0 है। तो a बराबर 0 पर मैं काम कर रहा हूँ। a की जगह यानी d की जगह मुझे 0 रखना है। जैसे ही मैंने d की जगह 0 रखा तो ये चेक किया पहले मैंने कि ये 0 तो नहीं बन रहा है, तो यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तो मैं अप्लाई करूँगा और 0 बन गया है तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ e⁴2x भी था, तो यहाँ पर d की जगह मुझे 2 रखना है, तो यहाँ पे मैंने d की जगह 2 रख दिया है। तो d की जगह 2 रखने से मेरे पास इस तरीके का एक इक्वेशन आ गई है जिससे मुझे पी आई मिल गया है। एक और प्रॉब्लम है स्टूडेंट, कोस हाइपरबोलिक 2x। अब मैंने जो डेफिनेशन पढ़ी वो डेफिनेशन मैंने e⁴ के लिए पढ़ी है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम में e⁴ नहीं आया, मेरी प्रॉब्लम में तो कोस हाइपरबोलिक 2x आ गया है।
तो अगर कोस हाइपरबोलिक 2x आ गया है तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने पढ़ा है कि कोस हाइपरबोलिक ax बराबर होता है e टू दी पावर ax प्लस e टू दी पावर माइनस ax अपॉन 2। और सेम डेफिनेशन साइन की भी होती है, मैंने इधर साइन की डेफिनेशन भी लिखी है, यानी अगर साइन का फंक्शन भी आ जाएगा तो भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैंने कोस के लिए पहले इस डेफिनेशन को यूज़ किया। डेफिनेशन को कैसे यूज़ कर रहा हूँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कोस की जगह, कोस हाइपरबोलिक 2x की जगह पे e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन 2 रख दिया है। अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ, ये e टू दी पावर 2x और ये e टू दी पावर माइनस 2x, तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन गए हैं। मैं एक का नाम P1 और एक का नाम P2 भी कर सकता हूँ, यानी अगर मुझे लगता है मेरी कॉपी का पेज साइज़ छोटा पड़ रहा है तो मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करके ला सकता हूँ कि P1 मेरा ये है, P2 मेरा ये है, दोनों को बाद में सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक में मुझे e टू दी पावर 2x मिला है तो f की जगह पे, f में d की जगह 2 रखना पड़ेगा और इसमें d की जगह पे -2 रखना पड़ेगा। तो दोनों में मैंने अलग अलग वैल्यू रखी और सॉल्यूशन मुझे मिल गया। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन मैंने लिया 2 टू दी पावर x, यानी अगर मेरी प्रॉब्लम में a टू दी पावर x आ जाए, क्योंकि a टू दी पावर x e टू दी पावर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैंने पढ़ा, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ करके पहले स्टूडेंट्स, मैंने ये पढ़ा है e टू दी पावर x के लिए मुझे सॉल्व करना है और मैं इसे e टू दी पावर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो e टू दी पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यदि e टू दी पावर को देखें तो e टू दी पावर की पावर अगर log हो जाए, क्योंकि log का बेस e होता है तो ये 1 के बराबर है, तो यानी ये वैल्यू भी a टू दी पावर x ही है। तो इसे तो मैं ये लिख सकता हूँ कि e टू दी पावर x log a, यानी ये मेरे पास e टू दी पावर ax हो गया, ये मेरे लिए a का काम करेगा। तो यानी स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा a बन गया और ये x है, तो e टू दी पावर ax हो गया, यानी d की जगह पे मुझे log a रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 की पावर x को लिया, उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया और जहाँ पे d आ रहा था वहीं पे मैंने log 2 रख दिया है। log 2 रखने का मतलब ये देखिए, यानी log 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो गया है। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ और प्रॉब्लम है स्टूडेंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ अभी, आप यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने रखी हैं, जैसे e टू दी पावर ax और 4 है मेरे पास, 4 कांस्टेंट है। तो जब भी 4 कांस्टेंट यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा तो मुझे क्या करना है, इसके साथ मैं e टू दी पावर 0x करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो ठीक है, d की जगह 0 रख के मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोस हाइपरबोलिक 3x आ गया, उसकी जगह रख सकता हूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने यहाँ रखी, आप इनको स्टूडेंट सॉल्व करके देख सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने रखी है कि अगर मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है और e टू दी पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर या होल क्यूब आ गया तो मुझे क्या करना है। ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, या क्यूब है तो क्यूब ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, यानी मैंने परफेक्ट स्क्वायर को ओपन कर दिया है। अब अगर मैंने परफेक्ट स्क्वायर को ओपन किया तो इसका जो पी आई है वो इस तरीके से आ गया है। अब इसका पी आई निकालने के लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या करना होगा, मैं तीनों को अलग अलग कर देता हूँ, यानी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर 2x पहला इंटीग्रेशन, दूसरे में हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 और 2 ई टू दी पावर x दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 1 अपॉन डी स्क्वायर 3d प्लस 1 और यहाँ ई टू दी पावर 0x हो जाएगा। यानी अब मेरे 3 इंटीग्रेशन बन गए हैं। तो पहले इंटीग्रेशन में मैं d की जगह 2 रखूँगा, दूसरे में मैं d की जगह 1 रखूँगा, तीसरे में मैं d की जगह 0 रखूँगा। तो तीनों को रख करके मैं तीनों इंटीग्रेशन निकाल दूंगा, वापस ले जाके वैल्यू रखूँगा, तो यहाँ पर मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी वेरिएशन आपको दूँ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन की वेरिएशन देने में मैंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपके सामने रखे। ई टू दी पावर में इसका केस ऑफ फेलियर भी होता है, जिसकी हम स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे थे कि अगर आर एक्स ई टू दी पावर एक्स है और जैसे ही आप डी की जगह पर ए रखते हैं तो डी की जगह ए रखने से वो 0 हो जाता है। तो अगर डी की जगह 0 हो जाता है, डी की जगह ए रखने से वो 0 बन जाता है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमारे पास 2 तरीके हैं, दोनों में से आप कोई भी तरीका जो बेटर आपको लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है
कि आप जो भी आपके पास फंक्शन आया वो e⁴ अगर वो 0 बना देता है तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, डी को रिप्लेस कर देते हैं d+a से और e⁴ को पहले लिख देते हैं। फिर लेकिन जब e⁴ को पहले लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ तो बचेगा, तो यहाँ पर 1 फंक्शन बच जाता है। अब ये जो फंक्शन में d+a आ गया है वो इस 1 के लिए 1 को इंटीग्रेट करेगा, यानी ऊपर डी आने का मतलब चूंकि डिफ्रेंशिएशन होता है और नीचे डी आने का मतलब एंटी डिफ्रेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन होता है। तो अब ये इसको इंटीग्रेशन कर लेता है इसका। तो कैसे इंटीग्रेशन करना है एक बार देखिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। d² + 2d + 1 y = e⁻। सबसे पहले मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई क्योंकि सॉल्व लिखा हुआ है और सॉल्व है तो CF और PI दोनों निकालने पड़ेंगे। तो मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, m की वैल्यू निकाली और चूंकि रूट्स इक्वल हैं तो मैंने उसका CF लिख दिया है। अब स्टूडेंट जैसे ही मैंने उसका CF लिखा मुझे PI भी कैलकुलेट करना है। PI में मैंने देखा कि d+1 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था e⁻x। अब मुझे फंक्शन में d की जगह -1 रखना था, बट -1 रखा मैंने, तो जैसे ही -1 रखा तो ये 0 बना रहा है। तो 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, अगर 0 बना दे तो PI निकालते हुए e⁻x को पहले लिखना है 1/d को रिप्लेस करना है d-1 से। यानी देखिए मैंने d-1 का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर d आ रहा था वहाँ d-1 रखा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, d² बचेगा। अब ये जो d² है ये इस 1 को 2 बार इंटीग्रेट करेगा। पहली बार में इंटीग्रेशन 1 का x होता है, दूसरी बार में x² 2 हो जाता है, यानी 2 बार इंटीग्रेशन करना था तो x² 2 हो गया। तो मेरा जो PI है वो इस तरीके से आ जाएगा। दोनों का सम करेंगे CF और PI का, यानी जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो y बराबर हो जाएगा e⁻x इंटू C1 + C2x और प्लस हो जाएगा e⁻x x² 2। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर आप ऐसे करना नहीं चाहते तो दूसरा तरीका एक अल्टरनेटिव है मेरे पास। तो क्या करना है, यदि PI निकालने के लिए 1/fd e⁻x है तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, d की जगह a रख के देख लेते हैं। जैसे ही मैंने d की जगह a रखा तो वो 0 बना गया। अगर वो 0 बना देता है तो क्या करना है, देखिए ध्यान से, x का मल्टीप्लाई e⁻ax की डेफिनेशन, यानी फंक्शन में f' में a रख दीजिए। f' का मतलब यानी सबसे पहले मैंने क्या किया था, इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू d डेरिवेटिव किया था, यानी मुझे जो फंक्शन ऑफ d है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो डेरिवेटिव में वैल्यू रख के देखी। डेरिवेटिव में रखने के बाद वो फिर 0 बना सकता है या तो नहीं भी बना सकता। अगर वो 0 बना गया है फिर से, तो मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक x का मल्टीप्लाई किया है, x² हो गया, x² हो गया। और अब मैंने फिर इसका डेरिवेटिव निकाला है, एक बार और डेरिवेटिव, यानी डबल डेरिवेटिव हो गया इसका। तो अब मैंने डबल डेरिवेटिव में रख के देखा, तो डबल डेरिवेटिव में रख के देखा तो अब ये 0 नहीं बना रहा है, या अगर 0 बना रहा है तो इसी प्रोसेस को फिर से करूँगा, और 0 नहीं बना रहा है तो ये आपको आंसर दे देगा। तो एक क्वेश्चन में लगा के देखते हैं स्टूडेंट इस मेथड को भी। तो यहाँ पर देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² + 4d + 4 का होल स्क्वायर y = e⁻−2x है। अब की बार जो इक्वेशन है वो 4 डिग्री की है, क्योंकि d² आया है 2 डिग्री और फिर होल स्क्वायर आया है तो 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री की इक्वेशन है। तो जब मैंने इसके रूट्स निकाले तो m इक्वल्स टू रूट्स -2 और -2 आ गए हैं, यानी 4 रूट्स आए। अब जब मेरे पास रूट्स 4 हो जाते हैं तो जो मैं इसका CF लिखूँगा वो CF कुछ ऐसा हो जाएगा कि C1 + C2x + C3x² और +C4x⁻3, यानी ये मेरा CF हो जाएगा। क्योंकि रूट्स मेरे 4 हैं, 4 रूट्स हैं और 4 रूट्स आर इक्वल, चारों रूट इक्वल हैं, तो तब मेरी जो CF की डेफिनेशन होती है वो ये हो जाती है। PI कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, 1/d² + 4d + 4 का होल स्क्वायर है e⁻−2x। अगर मैं इसको देखूं तो ये d+2 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो यानी पावर 4 हो जाएगी, और पावर अगर 4 है तो d की जगह मुझे क्या करना है, d की जगह -2 रखना था, 0 बना गया है। जैसे ही मैंने d की जगह -2 रखा तो इसने 0 बना दिया। 0 बनाने के बाद मुझे क्या करना होता है, एक x से मल्टीप्लाई, नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी 4d + 2 की पावर 3 हो जाएगा,
और रख करके देखा फिर जीरो बना गया, मैंने फिर एक एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर डेरिवेटिव किया, फिर जीरो बना गया, मैंने फिर एक एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर डेरिवेटिव किया, फिर जीरो बना गया, मैंने फिर से एक एक्स का मल्टीप्लाई किया, फिर डेरिवेटिव किया, ये इस बार जीरो नहीं बना रहा है और नीचे का डी भी ख़त्म हो गया। क्योंकि नीचे का डी ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। यानी इस तरीके से स्टूडेंट मैं अपना पीआई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकता हूँ। दोनों का सम करेंगे जिससे कि कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाए। अगर केवल CF निकालने के लिए दिया गया है तो CF कैलकुलेट करेंगे, अगर CF और PI यानी सॉल्व कह रहा है तो दोनों कैलकुलेट करेंगे, और यदि केवल PI कैलकुलेट करवाया गया है, केवल PI ही पूछा है तो PI कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। जैसे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस के लिए हमने रखे हैं आपके सामने। 2D + 1 का होल स्क्वायर y = 4 e⁻x/2 है, केस ऑफ फेलियर बनेगा। हम क्वेश्चन को देख करके भी बता सकते हैं कि कैसे केस ऑफ फेलियर बनता है। केस ऑफ फेलियर बनने का एक तरीका है कि अगर जो रूट्स हैं हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट होते हैं, अगर वो हमारे इस जो RX फंक्शन है उसमें e⁻ax यानी a के साथ रूट अगर मैच हो जाता है आपका, तो वहीं से केस ऑफ फेलियर का पता चल जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, जो मेथड्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया आप उसको देख करके लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। इसमें मैंने इनिशियल कंडीशंस का यूज़ किया है, यानी केवल जनरल सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश + 4y + 13y = 18 e⁻⁻2x, और कंडीशंस हैं y ऑफ 0 = 0 है, y डैश 0 = 9 है। तो यानी पहले मैं इसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊं, मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, m के रूट्स निकाले, वो -2 + -3i आ गए हैं, 3 ओटा आ गए हैं। उसका मैंने CF लिखा, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे PI भी निकालना है, PI निकालने के लिए d² + 4d + 13 × 18 e⁻⁻2x हो गया है। तो क्या करना है, d की जगह -2, ये देखिए d की जगह -2 रख दिया है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है तो ठीक है, d की जगह -2 रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ जहाँ d आया मैंने वहीं -2 रख दिया है, और -2 रखने के बाद उसका सॉल्यूशन बनाया तो मेरे पास ये एक वैल्यू आ गई। अब मैंने दोनों का सम कर लिया है, ये देखिए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया स्टूडेंट्स। क्यों किया है, क्योंकि अभी मुझे क्वेश्चन को आगे भी चलाना है। उसने मुझे कुछ कंडीशंस दी हैं, इनिशियल कंडीशंस। पहली कंडीशन y ऑफ 0 = 0 है, यानी इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, y ऑफ 0 = 0 का मतलब ये हुआ कि अगर x 0 है तो y भी 0 होना चाहिए। यानी मैं अपनी इक्वेशन में x की जगह 0 और y की जगह 0 रिप्लेस कर देता हूँ। तो अगर मैं अपनी इक्वेशन में x की जगह 0 y की जगह 0 रखूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो उससे मेरा C1 -2 आ रहा है। यानी पहले वाला पार्ट, इसको देखिए, ये पार्ट मेरा 1 हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब मुझे C1 + 2 मिलेगा। C1 + 2 0 के बराबर है, यानी C1 = -2। तो C1 की वैल्यू मैं इसमें रख सकता हूँ, या C1 की वैल्यू अगर अभी नहीं रखना चाहता तो सीधे सीधे पहले डेरिवेटिव कर सकता हूँ। तो मैंने उसका डेरिवेटिव कर दिया, y डैश निकाल दिया। y डैश मतलब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में आ गए हैं, और प्रोडक्ट का रूल होता है पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा एज इट इज़, प्लस पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन, और लास्ट में एक टर्म और भी थी, उसका भी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैंने इसमें x की 0 रखा और y डैश की जगह पे 9 रख दिया है। तो y डैश की जगह 9 रखने के बाद मेरे पास इक्वेशन आई, और उसमें C2 की वैल्यू 3 आ गई है। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया कि जो इक्वेशन नंबर 1 थी, यानी इक्वेशन नंबर 1 कौन है, ये है वो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने C1 की जगह -2, ये देखिए C1 की जगह पे मैंने -2 रख दिया है, और C2 की जगह पे 3 आ गया है। तो यही मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, और यही मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में अब कोई भी C1 C2 जनरल कांस्टेंट नहीं आ रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट पर आंसर आ रहे हैं, इसीलिए ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से अगर मेरा फंक्शन e⁻ax होता है, अब उसमें केस ऑफ फेलियर भी हो सकता है, नॉन फेलियर भी हो सकता है। यानी e⁻ax के साथ अगर फेलियर है
तो उसके बाद फेलियर का केस लगाएंगे, और फेलियर नहीं है तो उसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने ये देखा e⁴ax के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट जो हम वीडियो देखेंगे उस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि अगर sin ax और cos ax फंक्शन आ जाए तो हमें क्या करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज द फंक्शन इज़ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sin ax और cos ax। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।